हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ शिवरंजन है और मैंने बीपीएससी की 64th परीक्षा में 23rd रैंक हासिल की है और मुझे बिहार पुलिस सर्विस सेवा मिली है। आज मैं स्टार्ट करने से पहले अब थोड़ा अपने बारे में ब्रीफली बता दूंगा। मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से की है और मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स का रहा है। इसके साथ ही मैंने कुछ वर्क एक्सपीरियंस भी है, जहाँ मैंने कुछ ग्लोबल कंपनीज जैसे अमेज़ॉन और एचएसबीसी में भी काम किया हुआ है। आज मैं इस वीडियो में जो स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मिनिमम टाइम में अपना मैक्सिमम आउटपुट के साथ अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकें। तो आज इस डेली नॉलेज टैग के वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसका आउटलाइन पहले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो इसमें हम लोग बेसिकली पहले देखेंगे पहले पार्ट में कि क्या हमें नहीं करना चाहिए, और फिर सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे क्या करना चाहिए, जिसके अंदर हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी ब्रीफ में देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जब हम देखेंगे कि क्या हमें नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए हम शुरू करते हैं। जनरली ये डिस्कशन होता है, जनरली आप वीडियो देखेंगे तो उसमें काफ़ी कुछ बताया जाता है क्या करना चाहिए, लेकिन हम जब रिज़ल्ट देखते हैं तो सक्सेस रेट आज के डेट में इतना कम हो गया है, कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि 99.5% लोग ऑलमोस्ट सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। अगर हम एक डेटा देखें तो 64th बीपीएससी की ही अगर हम बात करें तो अराउंड 2,95,000 लोगों ने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था, उसमें से अराउंड 1454 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 1454। तो अगर आप इसका परसेंटेज निकालें तो अराउंड रफली 0.5% आता है। तो ये हमें देख सकते हैं कि अराउंड 99.5% लोग नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं। तो इसका कुछ रीज़न है। तो ज़्यादातर लोग क्योंकि सारी बुक्स सारी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए ताकि हम भी कम से कम समय में इस चीज़ को पा सकें। तो पहली गलती जो मोस्टली लोग करते हैं कि एग्ज़ाम के बारे में बिना जाने वो लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप ये गलती ना करें। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये चीज़ देखना चाहिए कि वो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़रूर देखें और सिलेबस को ज़रूर जानें, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि बीपीएससी की परीक्षा में मोस्टली क्वेश्चंस काफ़ी प्रीवियस ईयर से उठ के आ जाते हैं, काफ़ी सिमिलर ट्रैक पे क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप सिलेबस को और प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपका प्रिपरेशन बहुत चैनल्ड होगा और आप रैंडमली नहीं प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो ये गलती आप मत करें कि डायरेक्टली आप कूद जाएं, ये गलती आप नहीं करिए। सेकंड मिस्टेक जो मोस्टली लोग करते हैं वो ये करते हैं कि क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं और क्वालिटी पे कम फोकस करते हैं। तो ये गलती ना करें। ये मत सोचे कि आपने 50 जगह से 50 बुक पढ़ लिया है तो आपके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। अगर आपका फोकस चैनलाइज नहीं होगा, एक आपने उसको थरो तरीके से स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं की होगी, तो आपकी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी और आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमेशा क्वालिटी पे फोकस दें, क्वांटिटी पे कम दें। अगर क्वांटिटी के साथ क्वालिटी ला सकते हैं तो वो बेस्ट चीज़ होगी। तो मेरे ख्याल से ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। सेकंड गलती जो मोस्टली लोग करते हैं वो ये करते हैं। थर्ड गलती जो मेरे साथ भी हुई और बहुत ही क्रिटिकल मिस्टेक है वो ये है कि गलत गाइडेंस के तरफ ना जाएं। बहुत बार क्या होता है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनिशियली गाइडेंस का पता नहीं होता है, तो वो लोग गलत गाइडेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट के मार्केटिंग गिमिक्स में फंस जाते हैं। तो मैं कोचिंग को आउटराइट रिजेक्ट नहीं करता, अच्छी कोचिंग्स भी होती हैं, बट आप गाइडेंस का एक बार पता कर लें, ऑथेंटिसिटी पता कर लें, क्रेडिबिलिटी पता कर लें कि वो कितना क्रेडिबल है, कितना अच्छा है। वैसे मैं पर्सनली सेल्फ स्टडी को ज़्यादा फ़ायदेमंद मानता हूँ। अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा आपको आउटपुट देगा। फिर भी अगर आप कोचिंग भी लेना चाहें आप ले सकते हैं बिल्कुल, बट लेने से पहले बस ये पता कर लीजिए कि जो आप जहाँ भी ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ क्रेडिबिलिटी क्या है उस इंस्टीट्यूट की, मतलब सही मायने में वहाँ अच्छे टीचर्स हैं, आपको सही गाइडेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में आपको ज़रूर जानकारी थोड़ी ले लेनी चाहिए। चौथी गलती जो लोग मोस्टली करते हैं वो ये करते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करते और रिविज़न नहीं करते। मैंने ये देखा है बहुत सारे लोग बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको पीएचडी लेवल की नॉलेज हो गई है टॉपिक पे, बट फिर भी उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता है। उसका एक ही रीज़न है कि वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ऐसे पढ़ते रहते हैं और जब भी उनको प्रैक्टिस करने को अगर कोई सजेस्ट भी करता है तो उन्हें ये लगता है कि नहीं पहले मैं थोड़ा और पढ़ लेता हूँ। तो इस ट्रैप में मत फंसिए। आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्लैरिटी होनी चाहिए, बट उसके बाद आपको रिविज़न और प्रैक्टिस पे भी उतना ही फोकस करना है, क्योंकि अगर आप रिविज़न और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो कोई आपको फ़ायदा नहीं करेगा, फिर आप एक ही जोन में चले जाएंगे। तो अगर आपको रिजल्ट लाना है तो आउटपुट ओरिएंटेड हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर्स पेपर को ज़रूर आप थरली एनालाइज कीजिए और खूब बढ़िया से प्रेजेंटेशन देखिए, आंसर्स का कंटेंट प्रिपेयर करके रखिए ताकि आपका जो है आंसर स्टैंड आउट हो और आप भीड़ से अलग हो पाएँ। एक चीज़ हमेशा हमें याद रखनी है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है,
तो आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि आप भीड़ से अलग कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मोस्टली सबकी बुक सेम है, सबके रिसोर्सेज भी सेम है, तो आप अपने आप को अलग कैसे बनाएंगे, आपको ये बात सोचनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली सब लोग सेम ही बुक पढ़ रहे हैं। तो आपको अलग बनाने के लिए अपना प्रैक्टिस ही आपकी की है, जहाँ पे आप अपना कंटेंट पहले से एक डिफरेंट सोर्सेज से प्रिपेयर करके रखेंगे और अपने आप को अलग बनाएंगे। तो ये एक गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। पांचवी मिस्टेक जो मोस्टली लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देते हैं। तो जनरली लोग स्टार्ट करते हैं तो यूपीएससी की प्रिपरेशन से शुरू करते हैं और वो उसी एक एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं। तो क्या होता है, आफ्टर 3 to 4 years ऑफ फेलियर फिर उनको समझ में आता है कि हमें और एग्ज़ाम्स भी देना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आपको शुरू से सारे एग्ज़ाम्स देने चाहिए। ये गलती आप ना करें कि सिर्फ आप एक ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप 2 या 3, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, अगर आपको 2 to 3 years अगर आपका फेलियर आया तो आपके अंदर एक फ़ियर और एंजाइटी भर जाएगी और फिर आप क्या होगा, चाह के भी आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आप ये चीज़ ना करें कि आप एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करें, आप सारे एग्ज़ाम्स दें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम्स अगर क्रैक करते हैं इनिशियली, तो उस सक्सेस के बेसिस पे आप नेक्स्ट एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं। तो आप अगर सारे स्टेट सर्विसेज, अदर स्टेट सर्विसेज, पीसीएस का एग्ज़ाम जैसे यूपी एमपी अगर दे रहे हैं, यूपीएससी भी दे रहे हैं, तो सारे एग्ज़ाम रिलेटेड आरबीआई एसएससी जो भी दे रहे हैं, तो सब एग्ज़ाम्स दीजिए। सबका एक स्पेसिफिक प्रिपरेशन होती है, तो आप उसको कीजिए और अपने टाइम को मैनेज करते हुए, प्रायोरिटीज़ को सेट करते हुए, अपने रिसोर्सेज को जानते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स देने की कोशिश कीजिए, ताकि अपने रिस्क को आप डाइवर्सिफाई कर सकें। क्योंकि मैंने जो बिगेस्ट रीज़न जो देखा काफ़ी लोगों का, वो है फ़ियर और एंजाइटी। क्योंकि फ़ियर और एंजाइटी जब भर जाती है तो लोगों को लगता है कि अब अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से फेलियर नहीं आता है, वो आता है फ़ियर और एंजाइटी के वजह से, डर के वजह से। और वो डर के वजह से फिर वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है, चाहे वो मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, क्योंकि कभी भी आप नेचुरल नहीं हो पाते, क्योंकि हमेशा आपको एक डर सताता रहता है। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। तो ये थी 5 टॉप मिस्टेक्स जो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स करते हैं इन प्रिपरेशंस में। इसको आप अगर अवॉइड करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अब हम लोग इस पार्ट पे आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमने क्या नहीं करना चाहिए तो डिस्कस कर लिया, तो अब क्या करना है। तो अब हमारा देखेंगे, अगर हम इस एग्ज़ाम का पैटर्न देखें तो 3 पार्ट होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले प्रीलिम्स डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, सिर्फ एक ही पेपर आता है, जीएस का जो पेपर होता है 1। यहाँ सीसैट का कोई पेपर नहीं होता जैसे यूपीएससी में होता है या अदर सिविल स्टेट सर्विसेज में जनरली होता है। और इसके अंदर जनरली नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है और ये आपके मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होता है। तो इसके अंदर खाली आपको कट ऑफ लाना है और पास होना है। तो आप हमें ये देखना है, अगर हम कट ऑफ की बात करके चलें तो 66th में अगर आप देखें तो 108 मार्क्स की कट ऑफ गई थी, जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। तो 108 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम 64th की वहीं से बात करके चलें तो 97 गई थी कट ऑफ। तो ये कट ऑफ आप देख रहे हैं काफ़ी हाई है, हायर एंड पे है, क्योंकि कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप आउटपुट बेस्ड जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिजल्ट बेस्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमेशा एम अपना हाई रखिए। क्योंकि अगर आप एम हाई रखिएगा तब आप जाके कहीं 108 110 नंबर तक पहुँच पाइएगा। तो मेरे हिसाब से आपका एम हाई एज 125 130 130 प्लस मार्क्स का आपका एम होना चाहिए। क्योंकि एक कहावत है जैसे इफ़ यू एम फॉर द स्काई देन यू विल हिट द ट्री टॉप्स। तो अगर आपका एम अगर 130 प्लस है तो आप इजीली कट ऑफ तो क्लियर कर ही जाइएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ कट ऑफ की तैयारी करेंगे तो फिर वो कभी भी आपका कट ऑफ क्लियर होगा नहीं। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आपको हमेशा एम अपना हाई रखना है। अब अप्रोच की तरफ अगर अब आएँ तो अगर आप देखें, अगर हमारा एम है भाई कि हमें 125 से 130 मार्क्स लाने हैं, तो 130 मार्क्स में अगर हम देखें यहाँ पे, अगर आप एनालाइज़ कीजिए तो आपको अप्रोच में क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर उठाने हैं, जैसे मैंने किया था, मैं आपको वो अप्रोच बता रहा हूँ। आप एक एक्सेल शीट बनाइए, खुद से प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और उसमें आप देखिए सब्जेक्ट वाइज किस ईयर में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो अगर आपने देखा एंशिएंट हिस्ट्री से और मिडिवल हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस तरीके से आप पूरा एक थॉरो एनालिसिस कीजिए और एक एक्सेल शीट बनाइए। इससे क्या होगा कि आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू गो थ्रू भी कर लेंगे और आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ भी जाएंगी कि इस एनालिसिस और ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आप ये काम खुद से कीजिए। अगर आप खुद ये इनपुट डालिएगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा बनस्पत कि आप किसी बुक से ले रहे हैं या आप किसी से पूछ रहे हैं। तो आप ये इनपुट खुद डालिए, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जैसे कि अगर मैं अपनी एनालिसिस बता के चलूँ तो मैंने ये देखा कि अराउंड हिस्ट्री से 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एंशिएंट और मिडिवल के 20 होते हैं, मॉडर्न के 20 होते हैं, जिसके अंदर बिहार के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते हैं। तो आप 40 में से ईजिली अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 30 to 35 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं।
उसी तरीके से आप करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है। अगेन इसके अंदर 35 क्वेश्चंस के अराउंड आ जाते हैं, 30 to 35 क्वेश्चंस, और इसमें जनरली वन लाइनर टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज़्यादा इसके अंदर डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो अगर आपने 35 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर ली तो इसके अंदर भी इजीली आप 30 to 32 क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन अपने की है तो इजीली आप सही कर सकते हैं। उसी तरीके से देखें तो साइंस के भी अराउंड 20 to 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए इसके अंदर भी 25 क्वेश्चंस आपको ईजिली मिल जाएंगे। उसी तरीके से आप देखेंगे मैथ्स के भी 10 क्वेश्चन आते हैं ईजिली, मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन के बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर ईजिली आप अगर आप थोड़ी सी इनपुट डाल दें तो आप 8 से 9 क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, इवन 10 के 10 भी कर सकते हैं। उसी तरीके से आप पॉलिटी पे जाएं तो अगेन 12 to 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और रेस्ट क्वेश्चंस अगेन ज्योग्राफी और इकोनॉमी से होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप एनालिसिस करके चलेंगे तो आपको क्लियर कट पता होगा कि मुझे किस सब्जेक्ट पे कितना इनपुट देना है, कितना समय देना है। 2-3 चीज़ें जो इसके अंदर जहाँ फंसते हैं लोग, वो मैं और डिस्कस करूँगा इसके अंदर। तो जनरली क्या होता है, OMR में बहुत बार लोग पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन अगेन प्रैक्टिस वो नहीं करते, वो प्रैक्टिस पेपर पे ही करते हैं टिक मारने का। तो होता क्या है, जब वो रियल एग्ज़ाम में जाते हैं तो वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते या बबल ऊपर नीचे भर देते हैं या OMR ठीक से नहीं भरते। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि आप सोल्यूशन में OMR खरीद लाएं और घर पे ही प्रैक्टिस करें OMR फिल करने की। जब आप पेपर लें तो आप उसको अपना घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें। पेपर अटेम्प्ट भी जब आप करें तो आप पहले राउंड में वो करें जो आपको एकदम थरेली आता है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि ये क्वेश्चंस तो मुझे 100% आते हैं, आप उन क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए। सेकंड में आप उन क्वेश्चंस को कीजिए सेकंड राउंड में जहाँ पे आपका 50-50 का एक आपका अप्रोच है, जहाँ पे आपको लगता है शायद ये दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। सेकंड राउंड में आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, और थर्ड राउंड में आप उनको कीजिए जिनमें आपका कोई भी आइडिया नहीं है। आपको छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसीलिए थोड़ा टाइम का ध्यान हमेशा रखिए, क्योंकि 150 क्वेश्चंस हैं और 120 मिनट्स हैं, मतलब आपके पास लगभग 48 सेकेंड्स हैं एक क्वेश्चन के लिए। तो थोड़ा टाइम का अपना ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए, नहीं तो बहुत बार क्या होता है आखिरी में लोगों के क्वेश्चन छूट जाते हैं, फिर वो जल्दी जल्दी भवर भरते हैं। एक और जो प्रॉब्लम एरिया है वो थोड़ा है ऑप्शन ई, जो कि नया अभी आया है कुछ साल पहले BPSC में, तो वो उसकी भी आप थोड़ी प्रैक्टिस करके रखें ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना आए। सोर्सेज़ की जहाँ तक बात करके अगर चले तो सोर्सेज़ यहाँ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मोस्टली कैंडिडेट्स वही बुक यूज़ करते हैं। मैं जहाँ तक अपनी बात करके चलूँ तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को ही अपना बेस बनाया था, और मैंने पूर्वालोकन की घटना चक्र आती है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आती है, तो आप जो भी आपका लैंग्वेज है उस हिसाब से आप उस बुक को ले सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आप NCERT ज़रूर पढ़िए, और मैंने जनरली घटना चक्र के टॉपिक्स को गूगल के थ्रू बहुत एक्सटेंसिव यूज़ किया था, तो आप उसका भी यूज़ कीजिए। हर टॉपिक पे आप जाइए गूगल में और बेसिक आप उस टॉपिक्स को ज़रूर देखिए, ये आपको अदर एग्जाम्स में भी ज़रूर हेल्प करेगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस काफ़ी रैंडम आ रहे हैं। तो आप ट्रेडिशनल रिसोर्स तो ज़रूर पढ़िए, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, घटना चक्र है, NCERT है, ये तो सब पढ़ ही रहे हैं, बट थोड़ा एज पाने के लिए आप है गूगल का भी एक्सटेंसिव यूज़ करिए, जिसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर से टॉपिक उठाइए और गूगल करिए, और उसका विकिपीडिया पेज जाके आप ज़रूर पढ़िए, उसमें आपको कुछ नए फैक्ट्स ज़रूर मिल जाएंगे, तो जो आपको सिर्फ BPSC में ही नहीं अदर स्टेट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज में भी ज़रूर हेल्प करेगा। उसी तरीके से आप घटना चक्र की और भी सब सब्जेक्ट की बुक्स आती हैं, साइंस की भी आती है, पॉलिटी की भी आती है, तो उन सब पार्ट्स को आप ज़रूर उसमें रेफ़र कर सकते हैं। इकोनॉमी के लिए मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, जो कि इकोनॉमी का सेक्शन होता है, उसके लिए मैंने इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का और बिहार का दोनों पढ़ा था, स्कीम्स वगैरह पढ़ी थी, और बाकी करंट से बाकी चीज़ फैक्चुअल वाला कवर हो जाता है। तो ये मोटा मोटा सोर्सेज होता है, क्योंकि सोर्सेज पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सबके सोर्सेज सेम ही होते हैं और काफ़ी टॉपर्स ने ये चीज़ ऑलरेडी बता दी होगी। तो सोर्स आप जो नॉर्मल है वो आप फॉलो कर सकते हैं, जो चीज़ अलग है वो मैंने आपको इसके अंदर शेयर की है और मैंने अपनी स्ट्रैटेजी इसके अंदर बताई। तो आई फील कि अगर आप इस तरीके से अप्रोच करेंगे इस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को तो आपका ईजिली कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ बस इसके अंदर ध्यान रखनी है कि प्रीलिम्स इज़ अबाउट एलिमिनेशन, यहाँ सिलेक्शन नहीं हो रहा है, थ्रू आउट आपका एलिमिनेट हो रहे हैं आप, और फाइनली जो बच जाएगा वही सेलेक्ट होगा। तो एलिमिनेशन एग्ज़ाम में जब भी आपको क्वालिफाई करना है तो आपको थोड़ा एज तो चाहिए, जो सब कर रहे हैं वो तो आप कीजिए, बट एज आपको क्रिएट करना है। अगर आप एज क्रिएट नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। और सेकंड चीज़ आपको ये जाननी है कि आप अपना एम हमेशा हाई रखिए, क्योंकि आप एम हाई रखिएगा तो आपको ईजिली कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो ये थी हमारी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन। तो अब हम मेंस की प्रिपरेशन की तरफ आते हैं। तो मेरिट में जो नंबर काउंट होते हैं वो मेंस के होते हैं और इंटरव्यू के होते हैं। तो मेंस हम देखें तो 900 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है, जो कि आपके फाइनल मेरिट में काउंट होता है। तो अभी हम मेंस की प्रिपरेशन में 900 मार्क्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे देखते हैं, जैसा मैंने बोला कि हम हमेशा रिज़ल्ट बेस्ड प्रिपरेशन करनी चाहिए, जो मेरा मानना है।
तो उसके अंदर अगर हम कट ऑफ की बात करके चलें तो पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा कंपटीशन प्रीवियस ईयर्स में क्या रहा है। 64th की अगर हम बात करके चलें तो 446 मार्क्स का कट ऑफ रहा है आउट ऑफ 900 जो मेंस का कट ऑफ रहा है। और अगर 63rd की बात करके चलें तो 504 मार्क का कट ऑफ रहा है। तो हमारे 3 पेपर इसके अंदर होते हैं, जैसा हमें पता है, GS1, GS2 और ऑप्शनल का, जिसके अंदर तीनों पेपर 300 मार्क्स के होते हैं। तो अगर हम अगेन जैसा मैंने बोला था हमारा एम हाई होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं यहाँ कि अगर हम हाई एंड पे भी देखें तो 500 मार्क्स से ज़्यादा का कट ऑफ जनरली नहीं रह रहा है, 500-504 के अराउंड कट ऑफ जा रहा है। तो हमारा टारगेट मेरे हिसाब से यहाँ पे 200 मार्क्स प्लस होना चाहिए ईच पेपर। तो GS1 में भी हमारा टारगेट 200 प्लस होना चाहिए जो कि ईजिली अचीवेबल है। GS2 में भी हमारा टारगेट 200 प्लस होना चाहिए जो कि यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ पे मार्किंग थोड़ी कम होती है, लेकिन हम ईजिली कर सकते हैं इसको भी हमारा, अगर हम ठीक से प्रिपेयर करें, जो कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगा। और अगेन हमारा ऑप्शनल में तो हमारा टारगेट अराउंड 225 प्लस होना चाहिए जो कि आता भी है और जो कि बहुत क्रूशल है। तो अगर हम पूरी स्ट्रैटेजी को देखें, अगर हम अराउंड 225 मार्क्स के, अगर हम 625 प्लस मार्क्स का अगर टारगेट मान के चलेंगे तो हम अगर ईजिली जो है एटलीस्ट कट ऑफ तो से 30-40-50 मार्क्स तो ऊपर ले ही आएंगे और फाइनल मेरिट में भी हमारा बहुत इसमें फ़ायदा होगा। तो हमेशा अपना एम और प्रिपरेशन 600 मार्क्स का प्लस का ही कीजिए। कभी भी आपका एम सिर्फ कट ऑफ से कुछ मार्क्स ज़्यादा लाने का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन थरो होनी चाहिए, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत फोकस्ड होनी चाहिए, बिल्कुल लेज़र फोकस होना चाहिए। तो अगर अब मैं इसके अंदर आऊँ तो जनरली लोग फंसते कहाँ हैं इसके अंदर। यहाँ पे जनरली लोगों को दिक्कत होती है GS पेपर 2 के इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी सेक्शन में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में पेपर 2 में, और GS पेपर 1 में करंट अफेयर सेक्शन में लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम जैसे अगर इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर हमें 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे, प्रीवियस 16 साल के मेंस के क्वेश्चंस। अगेन मैंने एक एक्सेल शीट बनाई और वहाँ पे थीम वाइज मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टॉपिक वाइज और थीम वाइज एनालाइज़ किया कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अराउंड 6 से 7 थीम्स में उनको डिवाइड कर लिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो एग्रीकल्चर जैसे एक थीम है, उससे हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो आपका एग्रीकल्चर थीम प्रॉपर प्रिपेयर्ड होना चाहिए। उसी तरीके से प्लानिंग एक ऐसा थीम है जिससे हर साल BPSC में क्वेश्चंस आते हैं। उसी तरीके से मैंने सारी थीम्स इसमें प्रिपेयर कर ली प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, और उन थीम्स पे फिर मैंने एक स्टैंडर्ड आंसर प्रिपेयर किया फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, नीति आयोग की रिपोर्ट्स और स्टैंडर्ड गवर्नमेंट वेबसाइट्स, ये 4 चीज़ें मैंने यूज़ की थी। और क्योंकि अगर आप जनरली सिर्फ बुक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपका वो एज नहीं क्रिएट हो पाता है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेसिक होनी चाहिए और फिर आपका जो है आपका लिंकेज होना चाहिए और आंसर में वो प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो आई थिंक ये सोर्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके आंसर्स थोड़े अलग होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो आप ये अप्रोच अपनाइए। उसी तरीके से मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी किया था। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगेन 4 क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर से हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ भी आपका टारगेट होना चाहिए कि आप इजीली 60 प्लस मार्क्स इसमें एम करें। इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी में आपका टारगेट क्योंकि 3 क्वेश्चन का होता है तो वहाँ पे आपका एटलीस्ट टारगेट होना चाहिए कि 75 प्लस मार्क्स आप क्वेश्चन स्कोर करें। तो अगर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करके चलूँ तो यहाँ पे मैंने अपनी तैयारी में अगेन 15 थीम में डिवाइड कर लिया था। इसमें आप एनालिसिस में अगर देखेंगे तो एनर्जी का जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो एनर्जी का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता है, उसके अंदर भी न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें मैं अप्रोच बता रहा हूँ, बाकी 15 थीम्स आप इन डिटेल, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जुनून सिविल सर्विस, जहाँ मैंने इन डेप्थ सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं 15 थीम्स और सारे सब्जेक्ट्स का, जिसके अंदर टॉपिक वाइज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप इन डेप्थ अगर जानना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं जुनून सिविल सर्विस, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। यहाँ मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इस अप्रोच में मैंने क्या किया था, इन थीम्स को उठाया 15 थीम को, और इनके स्टैंडर्ड आंसर मैंने रिसोर्सेज से प्रिपेयर किए। तो सोर्सेज जो मैंने इसके अंदर फॉलो किए थे वो एक टिफाक का एक टेक्नोलॉजी विजन डॉक्यूमेंट है 2035 का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिलीज़ हुआ है, तो TIFAC। तो वहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ से आप इस विजन डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें थीम्स सारी प्रिपेयर्ड है। तो थीम्स मैंने 15 थीम में डिपेंड कर दिया। अगेन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्वेश्चन कर देना चाहता हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जनरली आपकी होगी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो फिर ये सारी चीज़ें काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि फिर क्या होगा, मैक्सिमम टाइम आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप चीज़ें रट रहे हैं, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है। पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है,
फिर ये एग्ज़ाम फोकस प्रिपरेशन आता है। तो आप एग्ज़ाम फोकस प्रिपरेशन इस तरीके से आप कीजिए कि आपने थीम पकड़ी, आपने उसके स्टैंडर्ड आंसर्स को प्रिपेयर किया और आपने उसको फिर बार बार प्रैक्टिस भी किया। होता क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर तो बहुत सारे लोग देखते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लोग देख भी रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं, बहुत बार आंसर प्रिपेयर भी कर लेते हैं, बट उसको लिख के प्रैक्टिस नहीं करते और यही गलती हो जाती है। अगर आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने आंसर्स को बार बार नहीं लिखेंगे, तो क्या होगा कि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठेंगी नहीं, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा आंसर्स का। तो आपको अगर अपना प्रेजेंटेशन अच्छा करना है, अपने एग्जाम्पल्स को अगर आपको इंक्लूड करना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कम से कम वर्ड में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें वहाँ पे दर्शानी है। तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो वहाँ बैठा हुआ है वो वहाँ इसलिए बैठा है क्योंकि उसको पेपर चेक करना है, आपको उसका काम आसान बनाना है। तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए और वो सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकता है। तो आप इस चीज़ को कीजिए। तो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी मेरे हिसाब से आपका सोर्सेज, आप थीम लीजिए, रिसोर्स लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। सेम आप इकोनॉमी में भी कीजिए। करंट अफेयर्स पे अगर हम आए तो करंट अफेयर्स के अंदर अगेन 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर से हमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। टोटल अगेन 38 मार्क्स के हर क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल हर सेक्शन 114 मार्क्स का है। तो 3 क्वेश्चन जो हमें अटैम्प्ट करने हैं, तो इसके अंदर अगर आप थीम पकड़े तो देखेंगे IR एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। अगर मैं 64th की बात करके चलूँ तो इंडिया नेपाल रिलेशंस पे क्वेश्चन आए थे, चाबहार पोर्ट पे क्वेश्चन आया था, OIC से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो हर साल इससे क्वेश्चन रिलेटेड आते रहते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें, इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड, डेमोग्राफिक डिविडेंड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, हैप्पीनेस रिपोर्ट से रिलेटेड। तो इकोनॉमी को आप प्रिपेयर करिए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड थीम्स प्रिपेयर कीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेंस अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो विजन का मेंस 365 का डॉक्यूमेंट आता है, आप उससे भी कर सकते हैं। और अगर आप या हिंदी मीडियम के हैं तो आप दृष्टि IAS भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी अच्छी खासी उनकी मैगजीन आती है हिंदी में। तो आप थीम वाइज आपका मेंस के टॉपिक आप उठाइए, प्रीवियस कहाँ से कवर, कितने साल का कवर, कितने महीने का कवर करना चाहिए। तो आपको एटलीस्ट 1 साल का कवर करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप 1 साल नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 8 मंथ्स का तो ज़रूर कवर कीजिए, ये बेयर मिनिमम है। तो अगर आप इन सोर्सेज से कवर करेंगे, थीम वाइज आपने सब्जेक्ट वाइज लिया, फिर उसके अंदर टॉपिक वाइज कीजिए। हर 8 महीने में अगर आप पकड़ेंगे हर सब्जेक्ट को, तो आपको कम से कम 5 से 6 टॉपिक ईजिली मिल जाएंगे। हर महीने से आपको 1 या 2 टॉपिक मिल जाएंगे, तो आप 8 टॉपिक हर सब्जेक्ट का अगर पकड़ के चलें, तो आपके अगर 35 to 40 टॉपिक्स हुए, तो आप इसको अगर प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप ईजिली आप करंट अफेयर्स में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगेन आपको दूसरों से अलग बनना है, तो आप आंसर्स में जब तक आपका वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आपने कितनी भी मेहनत की हो, वो चीज़ फ़ायदे में नहीं आएगी, आपका वो फ़ायदा नहीं करेगा। तो हमेशा इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि आपको दूसरों से अलग बनना है। तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, वो आपका प्रैक्टिस से रिफ्लेक्ट होगा, आपके सोर्सेज जब अलग होंगे, आपका प्रेजेंटेशन अलग होगा, वो उस चीज़ से रिफ्लेक्ट होगा। और हमेशा याद रखिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी कीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपकी PhD लेवल की नॉलेज है पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं अब दूसरे पार्ट्स पे आऊँ, तो ये तो 3 डिफ़िकल्ट पार्ट थे जनरली जहाँ लोग फंसते हैं। बाकी पार्ट्स, स्टैटिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि GS पेपर 1 में सेक्शन 3 में आता है। अगेन यहाँ 4 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 36 मार्क्स का होता है। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन बहुत सिंपल लेवल के आते हैं, DI बेस्ड के सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब बहुत ईजी कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसके अंदर डर जाते हैं, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें आप 72 मार्क्स आप लाते हैं तो आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन मेंस में होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि 64th की अगर मैं बात करके चलूँ तो स्टैटिस्टिक्स का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया था। बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर गलती की थी, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रैक्टिस सही से नहीं करते हैं, इसको बहुत ईजी मान के चलते हैं, तो प्रैक्टिस नहीं करते। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। इसके लिए आप कोई सी भी बुक ले लीजिए, नॉर्मल DI की बहुत सारी बुक्स आती हैं, RS अग्रवाल की आप बुक ले सकते हैं, या जो भी आपके पास अवेलेबल बुक है आप वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर को अगेन बहुत एनालाइज कीजिए, क्योंकि सिमिलर थीम्स की केस स्टडीज़ पूछी जाती हैं। एक जो इम्पॉर्टेंट एरिया है जो जहाँ फंस जाते हैं लोग, वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। वो ये है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे 4 क्वेश्चंस में से जो 2 क्वेश्चन आपको पिक करना है, ये जजमेंट बहुत जल्दी लेना पड़ता है। ये आप देख के आपको तुरंत क्वेश्चन देखना है और ये जजमेंट लेना है कि अच्छा मैं ये क्वेश्चन करूँगा और ये क्वेश्चन नहीं करूँगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप पहले से ही, आप जब अपनी मेंस के पेपर्स लिखें तो इस प्रिपरेशन को आप ज़रूर करें, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने गलत केस स्टडी उठा ली, आप ये जजमेंट एरर हो गया, तो आपका वो क्वेश्चन के 3 या 4 पार्ट सब पार्ट गलत हो जाएंगे और आपकी सारी मेहनत विफल हो जाएगी। तो आप इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें। टाइम मैनेजमेंट पे भी ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये आपको बहुत हाई रिटर्न देता है।
तो आप स्टैटिस्टिक्स के पेपर पे आप अगर 1 घंटे तक भी देना पड़े तो आप ज़रूर दीजिए। और इसके अंदर आप ये स्टैटिस्टिक्स के पेपर को सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपका दिमाग फ्रेश रहता है, आपके कैलकुलेशंस गलत नहीं होंगे, आपका आंसर सही रहेगा और आपकी सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी। तो इस टॉपिक को आप बहुत सीरियसली लीजिए स्टैटिस्टिक्स के पेपर को, क्योंकि ये आपको ईजिली 200+ मार्क्स स्कोर आपका करवाने में हेल्प करेगा जीएस पेपर 1 में। अगर हम हिस्ट्री की बात करके आएँ, जो सेक्शन 1 में आता है, अगेन 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, 38 मार्क्स के होते हैं, टोटल अगेन 114 मार्क्स हुआ। तो इसके अंदर अगर आप देखें हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो एक क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो पाल कला, मौर्य कला और मधुबनी आर्ट और एक्सेट्रा जो इससे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन इससे फिक्स होता है। तो आप एक क्वेश्चन तो ये स्टैंडर्ड आप प्रिपेयर करके रखिए, जो भी इसमें आप देखिएगा वेरिएशन आएंगे, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आप इजीली उसको टैकल कर सकते हैं। तो आपका एक एरिया ये प्रिपेयर हो जाएगा। सो अगर हम अब हिस्ट्री सेक्शन पे आएँ, जो कि जीएस पेपर 1 में सेक्शन 1 पे आता है, तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसको सबकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट होती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, एवरेज मार्किंग हो जाती है। तो आपको एवरेज मार्किंग से बचना है तो आपको आंसर अपने थोड़े अलग करने पड़ेंगे। लेकिन अगेन अगर हम अप्रोच पे आएँ तो इसके अंदर अगर प्रीवियस ईयर पेपर से एनालाइज करेंगे तो 3 क्वेश्चन जैसे हमें अटेम्प्ट करने हैं, तो एक क्वेश्चन आपका हर साल आर्ट एंड कल्चर से आता ही है इसके अंदर, जिसके अंदर पाल आर्ट, मौर्य आर्ट, मधुबनी आर्ट एक्सेट्रा, इससे एक क्वेश्चन 100% आता है। फिर आपका एक क्वेश्चन आपका ट्राइबल रिवोल्ट जैसे बिरसा मुंडा एंड संथल रिवोल्ट, इससे आता है। फिर आपका पीजन मूवमेंट हो गया जो कि हमारे स्वामी सहजानंद, इससे क्वेश्चन आ जाता है। फिर पर्सनालिटीज़ हो गई जैसे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू एंड टैगोर एंड अदर पर्सनालिटीज़, आप इसमें रिलेटिवली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो और एक और थीम है जिसके अंदर एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, ये एक अदर थीम है अगेन जो इस पे आता है। तो इसी थीम्स पे रिकरिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को एक थरली प्रिपेयर करके रखेंगे डिफरेंट सोर्सेज से, इसमें आप गूगल का भी यूज़ कीजिए, बिहार का कंटेक्स्ट के आंसर्स में ज़रूर डालिए, क्योंकि आप बिहार का जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स देंगे उतना ज़्यादा आपका आंसर अलग बनेगा। इस टॉपिक में हमेशा याद रखिए, ये टॉपिक सबका प्रिपेयर्ड होता है, बट आंसर जिसका आंसर अलग होगा एज उसी को मिलेगा। तो आप इसका आंसर प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, अपने आंसर को अलग बनाने पे ध्यान दीजिए, देखिए आप अपने आंसर को इनरिच कैसे कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा हिस्ट्री का सेक्शन। अगर हम पॉलिटी के सेक्शन में आए, जो कि अगेन एक रिलेटिवली ईजी सेक्शन है, सबको पता होता है इसके अंदर क्या करना है, क्योंकि रिलेटिवली ईजी थीम्स होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करके चलूँ, अगेन 3 क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर 4 क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन अगर आप देखें तो बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे प्रियम्बल, हमारा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSPs, इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है। अगेन इलेक्शन एंड रिलेटेड इश्यूज से भी एक क्वेश्चन हर साल आता है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन कमीशन एक्सेट्रा से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है। तो अगर आपने ये एनालिसिस करके अगर पहले ही ये टॉपिक्स प्रिपेयर करके रखे हैं, आंसर इनरिच करके रखा है, तो आपका ईजिली वो चीज़ आप वहाँ पे आंसर को रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। सिमिलरली फेडरलिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारा रिसेंटली कोविड का भी इशू हो रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट का भी इशू हो रहा है। तो आप इन टॉपिक्स को अगेन, ये टॉपिक सारे सबको पता होते हैं, यहाँ पे अलग आपको कैसे बनना है, तो आपको आंसर राइटिंग अपनी अलग करनी पड़ेगी, कंटेंट आपको अलग से तैयार करके रखना पड़ेगा। इसके अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स को कोट कीजिए, आप गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स को कोट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करके चलूँ, फेडरलिज्म का अगर कोई क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को कोट कीजिए, आप पुंछी कमीशन को कोट कीजिए, आप सरकारिया कमीशन को कोट कीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को कोट कीजिए, जैसे SR बोम्मई केस है, आप उसको कोट कीजिए। तो जब आप इन फैक्ट्स एग्जांपल्स के साथ अगर आप आंसर लिखेंगे, तो आपका आंसर स्टैंड आउट करता है क्राउड से, और जो आपको आपके आंसर को स्पेसिफिक बनाता है और आपके आंसर को अलग बनाता है। तो यही चीज़ें आपको आंसर में एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने में मदद करेंगी और आपको 200+ मार्क्स लाने में हेल्प करेंगी। तो ये थे हमारे सारे 6 सेक्शन। अगेन मैं अगर इसको समराइज़ करूँ, इससे अगर टेक अवे आपका होना चाहिए तो वो ये होना चाहिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर को एक एक्सेल शीट में बनाइए, सारे को टॉपिक वाइज देखिए कौन से एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, थीम्स को प्रिपेयर कीजिए और उस हिसाब से अपने स्टैंडर्ड आंसर प्रिपेयर करके खूब प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये 900 मार्क्स ही आपको फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, उसमें आपको अच्छे रैंक लाने में आपकी हेल्प करेगा। तो आप इस चीज़ को ज़रूर करिए। अगेन आप अगर डिटेल्ड में इन डेप्थ में जाना चाहते हैं तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है आप उसमें जाके देखिए, मैंने इन डेप्थ एनालिसिस की है सारी, तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। तो अब हम अपने थर्ड पार्ट पे आते हैं, जो कि इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट इस पार्ट में प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स बहुत डरते हैं इस पार्ट से, कि लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे एस्पिरेंट्स का बहुत गैप होता है, या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, या उनको हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को लेकर काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं।
तो इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि आपको खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए बोलने की। होता क्या है, अगेन यहाँ पे वही लोग गलती करते हैं, लोग पढ़ते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको जितना ज़्यादा मॉक दे सके, मॉक टेस्ट, आप मॉक इंटरव्यूज़ ज़रूर दें। अगर आप मॉक इंटरव्यू नहीं दे सकते तो आप क्या कीजिए, आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है जो कि आप तैयारी कर रहे होंगे जिनके साथ, तो आप 3 से 4 दोस्तों का अपना फ्रेंड सर्कल बना लीजिए और उनके साथ आप एक एक करके मॉक लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो अगर आपके 4-5 दोस्त हैं तो 4 लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, एक आदमी उसका मॉक देगा। उसी तरीके से फिर उसको रोटेट कर सकते हैं आप। तो इससे क्या होगा, आपके बहुत सारे मॉक आप कंडक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई फ्रेंड सर्कल नहीं भी है तो आप सिंगल भी मॉक दीजिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक कैमरा लीजिए, आपके पास मोबाइल होगा, आप उस मोबाइल को रख के अपने आप को जितने क्वेश्चंस आप दिमाग में सोच सकते हैं उसको सोचिए और उसके आंसर्स को बोलने की प्रैक्टिस कीजिए एक एक करके। और फिर उसको रिव्यू कीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा आ रहा है, आपकी स्पीच कैसी आ रही है, आपके बॉडी लैंग्वेज में आपके हैंड मूवमेंट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों पे आप इक्वली काम कीजिए। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप बोलेंगे, उतना आपके लिए वहाँ पे चीज़ें आसान होंगी। तो इसके अंदर आप प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्रेस। ड्रेस आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो दिखती है जब आप एंटर करते हैं वो होता है ड्रेस। तो आप नीट एंड क्लीन ड्रेस पहन के जाइए। अगर आपके पास आप प्रेफरेबली अगर आप ब्लेज़र पहन सकें या कोट पहन सकें तो उसको ज़रूर पहनिए, क्योंकि अंदर एसी चलता है तो ऐसी कोई गर्मी का इशू नहीं आता है। तो अगर आप ब्लेज़र पहन के जाते हैं, टाई पहन के जाते हैं तो एक प्रोफेशनल लुक देता है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपका फर्स्ट लुक अच्छा होगा। जब भी आप एंट्री करें गेट में तो ग्रीट करें मेंबर्स को, और ग्रीट करने में जब तक वो ना बोलें बैठे ना। इसी तरीके से आप ध्यान दें कि जब आप एग्जिट करें तब आप उनको ग्रीट करना अगेन ना भूलें, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग एंट्री के समय तो ग्रीट कर लेते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है तो इतना लोग प्रेशर के अंदर होते हैं कि वो ग्रीट करना जाते समय भूल जाते हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखिए कि आपको एंट्री के समय भी ग्रीट करना है, एग्जिट के भी समय भी ग्रीट करना है, और प्रेशर में नहीं आना है। क्योंकि होता क्या है, इंटरव्यू सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी का भी टेस्ट है। क्योंकि अगर आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको प्रेशर में नहीं आना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप ईजिली कह सकते हैं कि सॉरी सर, आई डू नॉट रिमेंबर एट दिस मोमेंट, या आप हिंदी में कह रहे हैं तो बोल दीजिए सॉरी सर, अभी मैं इस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो कोई भी बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सारे क्वेश्चंस के आंसर जानें। तो आपको ये काम करना है कि कॉन्फिडेंस जरूर मेंटेन करके रखना है। कॉन्फिडेंस इज़ द की, क्योंकि पर्सनैलिटी में हमेशा नॉलेज नहीं देखा जाता है, उसके अंदर आपकी कॉन्फिडेंस भी देखी जाती है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिए। थर्ड चीज़ जो आती है, जो मेरे हिसाब से जो सर्विस प्रेफरेंस जो आप फॉर्म भरते हैं वो प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 होता है। तो उसके अंदर आप सर्विस के बारे में ज़रूर जान लें, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि सारी सर्विसेज नहीं भरते। वो सोचते हैं कि हमें सिर्फ टॉप 2-3 सर्विस भरनी है। तो ये गलती मेरे हिसाब से आपको नहीं करनी चाहिए। आपको जितनी सर्विस प्रेफरेंस दी गई है आप सारी भरें। आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, जो आपको मिल जाए उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको लेना है या नहीं लेना है, लेकिन आप भरिए ज़रूर। और भरने के लिए जो आपको है, आपको सारी सर्विसेज के बारे में डिटेल्स पता होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ज़रूर डिटेल्स को पता करके आप प्रपत्र 1 से 2 में भरिए अपनी सर्विस प्रेफरेंस, और उसके अकॉर्डिंग उसके बारे में भी आप जानकारी रखिए। प्रपत्र 1 के अंदर जो डिटेल्स होती हैं वो आप इजीली फिल कर सकते हैं। एक और चीज़ जो होती है कि बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करके नहीं ले जाते और वहीं सेंटर पे जाके फॉर्म भरते हैं इंटरव्यू डे के अंदर। तो ये गलती भी मत करिए। आप 2 से 3 कॉपीज़ अपने घर में ही पहले फिल करके जाएँ, सारे सर्विस प्रेफरेंस, अपने डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़, सारी चीज़ें प्रोसेस को भर के जाएँ, ताकि आप वहाँ पैनिक ना क्रिएट हो। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरे हिसाब से आप जो है अपने कामनेस, अपने थॉट्स को गैदर करने में अगर आप रखेंगे तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आपके इंटरव्यू में, जब आप अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। आंसर्स में जब भी दें स्पेसिफिक आंसर्स दें, कभी भी जनरल आंसर ना दें, और टू द पॉइंट दें। ज़्यादा एलैबोरेट करके बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेंबर मांगते हैं एलैबोरेशन तभी एलैबोरेशन को दीजिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टू द पॉइंट आंसर देना है, ज़्यादा उसको एक्सपैंड नहीं करना है। जब वो पूछा जाएगा तभी एक्सपैंड करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आखिरी चीज़ जो मैं इंटरव्यू में बताना चाहता हूँ कि फैक्चुअल का भी प्रिपरेशन करें, एनालिटिकल का भी प्रिपरेशन करें, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत बार क्या होता है कि लोग फैक्चुअल चीज़ों को शायद नहीं प्रिपेयर करते हैं। तो बहुत बेसिक फैक्ट्स जो होते हैं एटलीस्ट वो तो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर वो आपको नहीं पता होंगे तो वो एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है इंटरव्यू प्रोसेस पे। तो आप बेसिक फैक्ट्स को ज़रूर वेरीफाई कर लें, जैसे बेसिक हिस्ट्री ऑफ बिहार, बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक पॉलिटी क्या रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। क्योंकि आप किसी भी बैकग्राउंड से हों वो आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जनरली मेंबर्स जो होते हैं वो ओल्ड होते हैं, 60-65 प्लस होते हैं और प्रोफेसर्स होते हैं किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ के।
तो होता क्या है, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, जनरली उनका जो बैकग्राउंड होता है वो उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो क्या होगा, जनरली वो उस बैकग्राउंड से पूछेंगे, ह्यूमैनिटीज़ से, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री से पूछने लगेंगे। तो अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, अगर सिर्फ आपने अपना एरिया प्रिपेयर किया होगा, तो आप वहाँ पे वो आंसर नहीं बोल पाएंगे। तो अगेन मैं इसको अगर कंक्लूड करूँ तो आपको पर्सनैलिटी पे तो काम करना ही है, आपको अपने कॉन्फिडेंस पे ज़्यादा काम करना है, डरना नहीं है, फियर और एंजाइटी नहीं आने देनी है। सिर्फ ये एक इंटरव्यू प्रोसेस है, इसके अंदर आपको ये मान के चलना है कि आप सेलेक्ट हो गए हैं और आपका सिर्फ एक डिस्कशन है आपके एल्डर्स के साथ, जैसा आप करते हैं अपने घर में। तो अगर आप ये सोच लेके जाएंगे तो आप वहाँ पे पैनिक नहीं करेंगे और प्रेशर में नहीं आएंगे। स्माइल रखिए अपने फेस पे और नॉर्मल बोलिए अपना जो भी आपसे पूछा जा रहा है। तो आई थिंक ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो इंटरव्यू प्रोसेस में ईजिली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा इंटरव्यू का प्रोसेस। तो ये हमारा ये प्रोसेस था जिसके अंदर हमने क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये दोनों चीज़ें देखी, जिसके अंदर हमने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का सारा चीज़ हमने देखा। तो इन द एंड मैं यही करके कंक्लूड करना चाहूँगा कि आप जब भी प्रिपरेशन करें हमेशा एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करें। एट द सेम टाइम आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप चीज़ों को अच्छे से उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, आप उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो वो आपको हेल्प करता है ईजिली थीम को एनालाइज करने में और अपने आंसर्स को प्रेजेंट करने में। अगेन आप रिजल्ट ओरिएंटेड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कीजिए और अपने ड्रीम को पाने में आपको ये हेल्प करेगा। अगेन अगर आपको कोई इन डेप्थ अगर एनालिसिस देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, जुनून सिविल सर्विस में, वहाँ मैंने ये चीज़ डिटेल में डिस्कस की हुई है। तो हम लोग इस डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।